मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यू केमिस्ट्री वर्ड। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने हड़प्पाकालीन सभ्यता के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करते हैं आर्यों का आगमन, ऋग्वैदिक युग। आर्य, पहले हम लोग आर्यों के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, ज्यादा डीप में नहीं जाते हैं। आर्य का निवास स्थान कहाँ था, ये कौन सी भाषा बोलते थे, क्या इनका मुख्य व्यवसाय था। तो जो आर्यों का निवास स्थान माना गया है वो यूरेशिया क्षेत्र में माना गया है। आल्पस पर्वत के पूर्वी जो क्षेत्र है यूरेशिया क्षेत्र कहलाता है। तो कहा जाता है कि यूरेशिया क्षेत्र से ही आर्य लोग भारत में लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास आए थे और इनका आगमन हुआ था सप्त सैंधव प्रदेश में। इनका जहां आगमन हुआ था उसको हम लोग सप्त सैंधव प्रदेश कहते हैं। सप्त सैंधव प्रदेश ये आज भी अफगानिस्तान में पाया जाता है। सप्त सैंधव प्रदेश यानी कि वहां 7 नदियां बहती थी। तो आर्य लोगों का जो निवास स्थान, मूल निवास स्थान माना गया है उत्तरी आल्पस पर्वत या यूरेशियाई क्षेत्र में माना गया है। वहां से ये भारत में लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास सप्त सैंधव प्रदेश या अफगानिस्तान के क्षेत्र में आए और वहां से ये धीमे धीमे पंजाब हरियाणा इलाके में बस गए। आर्य एक ही नस्ल के थे, इसके बारे में सामान्य जानकारी हमें प्राप्त नहीं हो पाती है, लेकिन इनकी जो संस्कृति थी, बोली भाषा थी, वो लगभग हिंद यूरोपीय थी। आर्यों का मुख्य व्यवसाय, इनका मुख्य व्यवसाय पशुचारण था। कृषि इनका गौड़ व्यवसाय था, यानी कि ये पशुचारण पे ज्यादा ध्यान देते थे। कृषि इनका द्वितीय व्यवसाय था और ये घोड़े पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे। अश्व इनके प्रमुख जानवर था, घोड़े पे ही चलते थे, तभी ये लंबी लंबी दूरियां तय कर पाते थे। आगे देखते हैं, आर्यों के बारे में जानकारी हमें ऋग्वेद से मिली है। आर्यों के बारे में जानकारी हमें ऋग्वेद से मिली है और ईरानी एक ग्रंथ है अवेस्ता, उसकी समानता ऋग्वेद से, यानी ऋग्वेद की बहुत सी सारी जानकारी ईरानी ग्रंथ अवेस्ता में पाई जाती है। तो ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख 36 बार मिलता है। 1600 ईसा पूर्व के आसपास का साइट अभिलेख जो इराक का एक ग्रंथ माना जाता है, अभिलेख माना जाता है, तथा मितन्नी अभिलेख जो सीरिया में है, उसमें आर्य नाम का उल्लेख मिलता है। सबसे पहले ऋग्वेद में 36 बार आर्यों का उल्लेख मिलता है। उसके बाद 1600 ईसा पूर्व के आसपास का साइट अभिलेख जो इराक का है तथा मितन्नी अभिलेख जो सीरिया में है, उसमें आर्य नाम का उल्लेख पाया जाता है। अभी जैसे हमने डिस्कस किया, भारत में आर्य भाषा भाषियों का आगमन 1500 ईसा पूर्व से कुछ पहले हुआ है और ये कहां पे आए हैं? ये सप्त सैंधव प्रदेश में आए हुए हैं। सप्त सैंधव प्रदेश आजकल कहां पड़ता है? अफगानिस्तान के इलाके में इनका आगमन हुआ। आर्य लोग छेद वाली कुल्हाड़ी, कांसे का कटार तथा खड़गों का प्रयोग करते थे। छेद वाली कुल्हाड़ी यानी कि उसमें वो डंडा डाल के अपना निवास स्थान बनाते रहे होंगे, साथ पेड़ों को काटते जाते रहे होंगे और वहां साफ सफाई करके रहते रहे होंगे। कांसे की कटार तथा खड़गों का प्रयोग करते थे। इसका मतलब आर्य लोगों को युद्ध ज्यादा प्रिय रहा होगा। इससे सिद्ध होता है आरंभिक समय में आर्यों का निवास अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत के हरियाणा तथा पंजाब में मिलता है। तो ये आर्यों की हमारी सामान्य जानकारी हो गई। आर्य लोग तांबे को प्राप्त करते थे खेतरी की खानों से। पिछले लेक्चर में हमने बताया था खेतरी की खान कहां पर है? यह राजस्थान में है। यानी आर्य लोगों को राजस्थान की खेतरी की खानों से तांबा मिलता था। आर्यों का सामना दास या दस्युओं से हुआ। अब इसको डिस्कस करते हैं थोड़ा। दास कौन है? दास या दस्यु,
जब हड़प्पा संस्कृति समाप्त हुई तो नगरीय जो संस्कृति समाप्त हुई तो वहां के जो लोग बचे थे, ऐसा नहीं कि पूरे सब लोग इकट्ठे सब कहीं चले गए या सब खत्म हो गए, सब मर गए, ऐसा नहीं। वहां के कुछ लोग ग्रामीण इलाकों में चले गए और उनको मूल निवासी माना गया। जब आर्य लोग यूरेशिया क्षेत्र से आए तो उनका सामना इन्हीं मूल निवासियों लोगों से हुआ। जैसे अभी बताया हमने, आर्य लोग युद्ध कौशल में निपुण थे, उनके पास घोड़े थे, कांसे के कटार थे, कुल्हाड़ी थी, खड्ग था। तो अपना विस्तार करने के लिए उनका सामना इनसे हुआ, मूल निवासियों से। और इन मूल निवासियों को दास या दस्यु कहा गया है। अब दास या दस्यु क्या करते थे? लिंग की पूजा करते थे, दूध के लिए पशुपालन नहीं करते थे। लिंग की पूजा हड़प्पा कालीन सभ्यता से ही चली आ रही थी। तो सामान्यतः ये जो दास या दस्यु थे, हड़प्पा कालीन जो नगर थे वहां जब वो नगर खत्म हुए होंगे तो उससे वो ग्रामीण इलाकों में गए होंगे, तो इसीलिए ये लोग लिंग की जो अपनी पूजा है वो कंटिन्यू कर रहे होंगे। पशुपालन ये पशुओं को पालते थे लेकिन दूध के लिए नहीं पालते थे। जनजातीय संघर्ष, सिंपल सी बात है, आप दूसरे प्रदेश से आए हैं, किसी दूसरे के इलाके में रहने जा रहे हैं, तो नॉर्मल तरीके से कोई भी व्यक्ति किसी बाहरी व्यक्ति को अपने घर में रुकने नहीं देगा। तो होगा क्या? संघर्ष होगा, लड़ाइयां होंगी। तो कहा गया है कि इंद्र ने आर्यों के शत्रुओं को बार बार पराजित किया। इंद्र कौन था? आर्यों का महान देवता था या महान पुरुष था जो हमेशा लड़ाइयां करता रहता था। तो आर्यों के शत्रु कौन थे? आर्यों के शत्रु दास या दस्यु थे। तो इंद्र ने आर्यों के शत्रुओं को बार बार पराजित किया। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। पुरंदर मतलब होता है दुर्गों को तोड़ने वाला, यानी कि इंद्र दुर्ग तोड़ देता था। अब उस जमाने की सभ्यता नगरीय सभ्यता तो थी नहीं, तो दुर्ग थे या नहीं थे हमें नहीं लगता दुर्ग रहे होंगे, लेकिन उनके घरों को तोड़ देते रहे होंगे इंद्र, इसलिए इनको पुरंदर कहा गया है। अब इंद्र बार बार क्यों विजयी होते रहे? दस्यु या दास लोग क्यों हार जाते रहे? इसके 2-3 कारण थे। इंद्र के पास घोड़े के रथ थे, घोड़ा था, रथ था, कांसे के बने हुए कुछ बेहतर हथियार थे। जैसे अभी हमने बताया था, कुल्हाड़ी था, कांसे के बने हथियार थे, खड्ग थे और कवच था, वर्मन था। कवच वर्मन क्या होता है? जैसे हेलमेट जैसा पहन लेते हैं, बाहुबली पिक्चर में आप देखिए पूरा लगा लेते हैं, आगे यह कवच पहन लेते हैं। तो आर्य लोग इन सारी चीजों का प्रयोग करते थे, दस्युओं के पास ये सारी चीजें नहीं थी। आर्य लोग घोड़े का प्रयोग करते थे, रथ का प्रयोग करते थे, कांसे के बेहतर हथियार का प्रयोग करते थे, खड्ग का प्रयोग करते थे, कुल्हाड़ी का प्रयोग करते रहे होंगे, कवच का प्रयोग करते थे। आर्यों के पास आरा वाला पहिया भी था, इनको आरे वाले पहिया की जानकारी थी। हड़प्पा सभ्यता में जो पहिए की जानकारी थी वो ठोस पहिए की जानकारी थी, लेकिन आर्यों को आजकल के जैसे पहिए तीली लगे हुए आते हैं, एलॉय व्हील्स, वैसे आरे वाले पहियों की जानकारी आर्यों को थी। तो जो जनजातीय संघर्ष हुआ तो सिंपल सी बात है, आर्य लोग विजयी हुए और यहाँ के जो मूल निवासी थे दास या दस्यु, उन पर शासन करने लगे। विजयी होने के कारण 2-3 रहे उनका, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, घोड़े के रथ, कांसे के कुछ बेहतर हथियार, कवच, आरा वाला पहिया। आर्यों की तरफ से जो बार बार लड़ाई करता रहा वो व्यक्ति इंद्र कहलाया, और इंद्र को ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया है। ये कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में, पुरंदर मतलब दुर्गों को तोड़ने वाला। आइए आगे देखते हैं। आर्य समुदाय दीर्घकाल तक जर्जर रहे। क्यों जर्जर रहे? हड़प्पा सभ्यता में युद्ध नहीं होते थे भाई, व्यापारी लोग हैं, वो व्यापार करेंगे कि युद्ध की टेंशन लिए घूमेंगे। आर्य लोग व्यापार नहीं करते थे, वो साम्राज्य फैलाना चाहते थे, विस्तार करना चाहते थे। उनके पास घोड़े थे, रथ थे, हथियार थे, कुल्हाड़ी थे, तो जहां जाते थे जंगल साफ करते हुए चले जाते थे, चलते रहते थे। तो आर्य समुदाय दीर्घकाल तक जर्जर रहे, बहुत ज्यादा धनी नहीं हो पाए हैं, उनका बहुत ज्यादा साम्राज्य ऐसा नहीं हो पाया है कि बहुत विशाल विशाल भवन हो, किले रहे हों। अब आर्य ये लड़ते रहे, आपस में हमेशा लड़ते रहे, लड़ाकू प्रजाति थी। आर्य पूर्वजन से लड़ते रहे,
दास या दस्युओं से, जहां गए वहां के मूल निवासी जो थे उनको दास या दस्यु कहा गया, उनसे अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए उनसे लड़ाई करते रहे, अपने ही लोगों के बीच लड़ते रहे, आपस में भी लड़ाई लड़ती रही। ज्यादा डीप में ना बताते हुए, आपने महाभारत पढ़ा होगा, कुरु, कौरव, पांचाल, पांडव, ये सब थे, आपस में ये साम्राज्य स्थापित करने के लिए लड़ाई करते रहे। तो इसका आभास यहीं से मिलता है। आर्यों के 5 कबीले या जन थे जिनका समुदाय पंचजन्य कहलाता था। इनके अपने अपने कबीले थे और उन कबीलों को, 5 कबीलों को क्या कहते थे? पंचजन्य कहते थे। अब आर्यों का भौतिक जीवन कैसा था या ऋग्वैदिक काल में भौतिक जीवन कैसा था, आइए देखते हैं। ऋग्वैदिक काल के लोगों को खेती की जानकारी थी, बुआई, कटाई और विभिन्न ऋतुओं की भी उनको जानकारी थी। भाई अगर खेती की जानकारी है तो उनको जानकारी रही होगी कब बारिश होने वाली है, कब वर्षा आने वाली है, कब बुआई करना है, कब फसल की कटाई करना है, अगर गर्मी आ रही है तो फसल पक जाएगी। खेती का उपयोग चारा पैदा करने के लिए ज्यादा होता था। खेती का उपयोग अन्न उपजाने के लिए और अन्न का व्यापार, उपजा के व्यापार करने के लिए ना होकर खेती का उपयोग चारा पैदा करने के लिए किया जाता था। ऋग्वैदिक लोगों की अधिकांश लड़ाइयां गाय को लेकर हुई। गाय बहुत ही पवित्र मानी जाती थी। क्यों मानी जाती थी? जैसे अभी हमने बताया कि हड़प्पा सभ्यता में कुबड़ वाला सांड जहां से जाता था लोग उसको नमन करके जाने देते थे। वो परंपरा आज भी चली आ रही है। लोग कुबड़ वाले सांड को बहुत ज्यादा परेशान नहीं करते। तो सांड को पैदा गाय करती थी, गाय से लाभ हो सकता है, उनको दूध मिलता रहा हो, उनको सांड मिलते रहे हो, खेती करने के लिए बैल मिलते रहे हो, इसलिए गाय बहुत महत्वपूर्ण थी ऋग्वैदिक काल में। और जिसके पास जितनी ज्यादा गायें होती थी वो उतना ही समृद्ध व्यक्ति माना जाता था। कहा तो यह जाता है कि एक पुरोहित को 2,40,000 गायें दी गई थी यज्ञ कराने के लिए। तो गाय बहुत ही महत्वपूर्ण थी। सारी लड़ाइयां जैसे आजकल पैसे के लिए, जमीन के लिए होती है, उस टाइम सारी लड़ाइयां गाय के लिए होती थी। ऋग्वैदिक लोगों की अधिकांश लड़ाइयां गाय को लेकर हुई हैं। ऋग्वेद में युद्ध का पर्याय यानी कि गाय को युद्ध का पर्याय माना गया है। गविष्टि कहा गया है इसको। गविष्टि, गाय का अन्वेषण, गविष्टि। भूमि निजी संपत्ति नहीं थी। आजकल जैसे भूमि लोगों की निजी संपत्ति होती है, अभी हमने बताया ऋग्वैदिक काल में लोग चलते जाते थे। कुल्हाड़ी थी, कांसे के उनके हथियार थे, खड्ग था, जंगल साफ करते जाते थे, आगे बढ़ते जाते थे। कृषि उनका गौर व्यवसाय था, पशुचारण वो ज्यादा करते थे। भूमि निजी संपत्ति नहीं थी। भूमि का प्रयोग क्या करते थे? जमीन पर कब्जा गाय चराने तथा खेती करने के लिए करते थे। स्थायी निवास वो घर वगैरह बहुत कम बनाते थे। अब देखते हैं समाज में कौन कौन से व्यक्ति रहते थे। बढ़ई, रथकार, बुनकार, चर्मकार, कुमार आदि शिल्पियों का उल्लेख मिलता था। यानी कि ये सारे शिल्पी उस जमाने में ऋग्वैदिक काल में पाए जाते थे। अयस यानी कि अयस को कहा गया है तांबा या कांसा। ऋग्वैदिक काल में कांसा बहुत महत्वपूर्ण था। कांसा किससे मिलकर बनता था? तांबा प्लस, आगे आप बताइएगा। अयस को तांबा या कांसा कहा गया है और इससे सिद्ध होता है कि ऋग्वैदिक लोगों को धातु कर्म की जानकारी थी। कुल मिलाकर देखा जाए ऋग्वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। ये कभी कभी पूछ लेते हैं ऋग्वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी और ऋग्वैदिक सभ्यता ये ग्रामीण सभ्यता थी। शहरों का उल्लेख नहीं मिलता है, बड़े बड़े शहरों का उल्लेख नहीं मिलता है। यद्यपि कहा गया है कि पुरंदर, इंद्र को पुरंदर कहा गया है यानी कि दुर्गों को तोड़ने वाला, लेकिन किसी भी दुर्ग का उल्लेख नहीं मिलता है। शायद वो गांव को नष्ट करता रहा हो इसलिए उसको पुरंदर या घरों को तोड़ने वाला कहा गया है। आगे देखते हैं जनजाति राज व्यवस्था कैसी थी। आर्यों का प्रशासन तंत्र, भाई कोई प्रधान रहा होगा, कोई राजा रहा होगा, किसी के उसमें लड़ाइयां चलती रही होंगी। तो जनजाति राज व्यवस्था कैसी थी आइए देखते हैं। आर्यों का प्रशासन तंत्र कबीले के प्रधान के हाथ में होता था।
प्रशासन किसके हाथ में होता था? जो कबीला होते थे, अभी जैसे बताया उनके 5 कबीले थे जिनको पंचजन्य कहते हैं, तो कबीले के हाथों में, कबीले के प्रधान के हाथों में प्रशासन होता था और इस प्रधान को राजन या राजा कहा जाता था। इस प्रधान को क्या कहते थे? राजन या राजा कहा जाता था। क्यों इसके नेतृत्व में होता था? क्योंकि युद्धों का सफल नेतृत्व करता ही होता है भाई। जो लड़ाइयां जीतता है, जो आपकी रक्षा कर सकता है, वही राजा बन सकता है। तो कबीले का प्रधान कौन बनता था? जो युद्धों का सफल नेतृत्व करता होता था, जो युद्धों को जीत सकता था, उसी को राजन बनाया जाता था या राजा बनाया जाता था। राजा का पद आनुवांशिक हो गया था, लगभग आते आते राजा का पद आनुवांशिक हो गया था, लेकिन राजा को असीमित अधिकार नहीं थे। जैसे बाद में हम लोग देखते हैं उत्तर वैदिक काल में, उसके बाद की जो समय होता है उसमें राजा के पास असीमित अधिकार होते हैं, लेकिन ऋग्वैदिक काल के शुरुआती चरण में राजा के पास असीमित अधिकार नहीं थे। राजा को सभा और समिति की हर बात माननी पड़ती थी। राजा का मुख्य काम क्या होता था? कबीले के मवेशियों की रक्षा करना, युद्ध में लड़ना और देवताओं की प्रार्थना करना, यह राजा का मुख्य काम होता था। आगे देखते हैं। जैसे अभी हमने बताया कि राजा को सभा या समिति पर निर्भर होना पड़ता था। जैसे आजकल होता है कि राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद पर निर्भर होना पड़ता है, शायद वैसी ही व्यवस्था रही हो। समिति क्या होती थी? आइए देखते हैं, ये महत्वपूर्ण टर्म है, टर्मिनोलॉजी। समिति कबीले की आम सभा जो अपने राजा को चुनती थी। कबीले की आम सभा जो अपने राजा को चुनती थी उसको समिति कहते थे। यानी कि जो समाज रहा होगा, गांव रहे होंगे, उसमें जो अनुभवी व्यक्ति रहे होंगे, जो बुजुर्ग व्यक्ति रहे होंगे, उनको मिला के एक सभा बनाई जाती रही होगी और उस सभा को समिति कहते रहे होंगे। और वही सभा जो है वो मिलके वो निर्णय करती थी कि कौन राजा बनेगा। राजा का मुख्य कार्य क्या होता था? पशुओं का चारण करना, युद्धों को जीतना और देवताओं के लिए प्रार्थना करना, यह राजा का मुख्य कार्य होता था। राजा को सभा और समिति से सलाह लेनी पड़ती थी। जैसे आजकल राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल से सलाह लेना आवश्यक है, मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक है, और राजा को इनसे समर्थन प्राप्त करना पड़ता था। अगर सभा या समिति कोई काम मना कर देती थी तो राजा, ऐसा उसके पास असीमित अधिकार नहीं था कि जाके कोई अपने मन से काम कर सकता था। यानी कि राजा का पद आनुवांशिक था, लेकिन उसके पास अधिकार जो थे वो असीमित नहीं थे। राजा को सभा या समिति से समर्थन प्राप्त करना आवश्यक था। सभा में स्त्रियां भाग लेती थी, ये महत्वपूर्ण बात है। स्त्रियां अगर सभा में भाग ले रही हैं तो कहा जा सकता है कि ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की जो स्थिति रही होगी वो अच्छी रही होगी। अगर स्त्रियां किसी भी निर्णय में सहभागी बन रही हैं तो निश्चित तौर पे उस समाज में स्त्रियों की जो स्थिति है वो अच्छी है। दैनिक प्रशासन के अधिकारी देखते हैं कौन कौन से हैं। पुरोहित, पुरोहित ये सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी रहे हैं। पुरोहित, इनका मुख्य कर्तव्य क्या रहता था? राजा को कर्तव्य का उपदेश देना, कि राजा अपने कर्तव्य से पथ भ्रमित न हो जाए, इसलिए बार बार उसको सच्चाई बताते रहना, सत्य का ज्ञान कराते रहना, उसके कर्तव्यों का बोध कराते रहना। वशिष्ठ और विश्वामित्र दो महान पुरोहित हुए हैं। इन पुरोहितों का नाम ऐसा नहीं कि आप लोग पहली बार सुन रहे हैं। वशिष्ठ और विश्वामित्र, रामायण काल में भी आपने वशिष्ठ को, गुरु वशिष्ठ को सुना होगा और विश्वामित्र को सुना होगा। विश्वामित्र ने एक मंत्र की रचना की थी जिसको गायत्री मंत्र कहते हैं। विश्वामित्र ने एक मंत्र की रचना की थी और जिसको गायत्री मंत्र कहते हैं। कहा जाता है कि इस मंत्र की रचना इसलिए की गई थी क्योंकि आर्यों का निर्माण किया जा सके, लोगों को आर्य बनाया जा सके। अब सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी हो गया पुरोहित। पुरोहित के बाद देखते हैं दूसरा जो महत्वपूर्ण अधिकारी है वो है सेनानी। सेनानी यानी कि जो हथियार चलाना जानता था उसको सेनानी बनाया जाता था। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी,
लेकिन जब युद्ध की आवश्यकता आती रही होगी तो ऐसे वीर पुरुष को कैप्टन बनाया जाता रहा होगा जो युद्धों का सफल संचालन कर सके। व्राजपति, जैसे अभी बताया हमने कि पशु या गाय बड़ी मात्रा में रखी जाती थी, तो उनको चराने के लिए एक अधिकारी या एक व्यक्ति नियुक्त किया जाता था, उसको व्राजपति कहते हैं। व्राजपति चारागाह या बड़े जत्थे का प्रधान यह होता था। व्राजपति चारागाह या बड़े जत्थे का प्रधान होता था। कुलपा, परिवार के प्रधान को कुलपा कहा जाता था। ग्रामणी, लड़ाकू दल के प्रधान को ग्रामणी कहा जाता था। लड़ाकू दल के प्रधान को यानी कि जो उनके सेनाएं बनती थी, टुकड़ियां बनती थी, उनके दल के प्रधान को हम लोग ग्रामणी कहते थे। इतना देख लिया हमने। सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन होता था? पुरोहित होता था। पुरोहित के बाद आता था नंबर सेनानी का। सेनानी के बाद आता है नंबर व्राजपति। व्राजपति के बाद नंबर आता है कुलपा। कुलपा के बाद नंबर आता है ग्रामणी का। कर एकत्र करने के लिए कोई अधिकारी नहीं था, यानी टैक्सेशन के लिए कोई अधिकारी नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं कि टैक्स लिया नहीं जाता था, कर लिया नहीं जाता था। खेती होती थी तो प्रजा स्वयं राजा को उसका जो है अंश दे देती थी, और इस अंश का नाम बलि या चढ़ावा था। खेती में अपना जो अनाज उत्पन्न होता था उसी का कुछ भाग प्रजा अपने आप से राजा को दे आती थी, और इस जो कर होता था इसको बलि या चढ़ावा कहते थे। न्यायाधिकारी, न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं पाया गया है। न्यायाधिकारी नहीं है यानी कि वहां पे कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जैसा, जज जैसा कोई भी सिस्टम नहीं था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे रामराज्य स्थापित था। छोटे मोटे जो समाज में व्याप्तियां आती हैं वो थी। चोरी सामान्य बात थी, लोग चोरी करते थे, और चोरी बेसिकली होती थी गायों की। गाय लोग चुराते थे। मिलिशिया, ये एक टर्म है। राजा की, जैसे अभी हमने बताया, कोई नियमित सेना नहीं होती थी, लेकिन युद्ध के समय वो अपने परिवारीजन को एकत्र कर लेता था, अपने स्वजन को, परिवारीजन को एकत्र कर लेता था। और जो स्वजन की ये सेना बनती है उन्हीं को मिलिशिया कहते हैं। स्वजनों की इस सेना को मिलिशिया कहते हैं। और इसी मिलिशिया में ऐसा व्यक्ति जो युद्ध अच्छा कर लेता था, जो हथियारों का संचालन बेहतर तरीके से कर लेता था, उसको सेनानी बना दिया जाता था। कोई नियमित सेना नहीं रहती थी, लड़ाई होती रहती थी, अक्सर होती रहती थी। उनके 5 कबीले बटे हुए थे जिनको पंचजन्य कहते थे। जब लड़ाई का नंबर आता था तो अपने राजा जो है स्वजनों को एकत्र कर लेता था। एकत्र करने के बाद जो सेना बनती थी उस सेना का नाम मिलिशिया कहा जाता था, और इसी मिलिशिया से एक वीर योद्धा को सेनानी बना दिया जाता था। वो सेना का नेतृत्व करता था। जो टोलियां बनती थी उन टोलियों का नाम व्रात, गढ़, ग्राम, सर्द रखा जाता था। ये टोलियां रहती थी और यही आपस में लड़ाई करती रहती थी। तो आइए देखते हैं एक बार फिर से। कौन कौन से महत्वपूर्ण अधिकारी थे देख लेते हैं। राजा डिपेंड करता था सभा और समिति पर। इसके बाद पुरोहित का काम होता था कि कर्तव्यों का उपदेश देना। 2 पुरोहित प्रमुख हुए हैं, विश्वामित्र और
वशिष्ठ। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। इसके बाद सेनानी, कोई नियमित सेनानी नहीं होता था, जो मिलिशिया होती थी या जो स्वजनों की टोली बनती थी, सेना बनती थी, उसी में से एक वीर पुरुष का चयन कर लिया जाता था, वो सेनानी होता था। राजपति, चारागाह जिसके नियंत्रण में रहता था उसको राजपति कहते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया कि गाय बहुत ही महत्वपूर्ण रही हैं, तो गाय को चराने के लिए जो चारागाह रहता था, वो जिसकी देखरेख में चारागाह रहता था, वो भी व्यक्ति महत्वपूर्ण होगा, उसको राजपति कहते हैं। इसके बाद ग्रामणी, गांव के प्रधान को ग्रामणी या कुलपा, एक टर्म ये भी था कुलपा, परिवार के प्रधान को कुलपा कहते हैं। फिर आते हैं मिलिशिया। मिलिशिया क्या होती है? स्वजनों की जो टोली होती है उसको मिलिशिया कहते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही देखते हैं, बाकी ऋग वैदिक काल का जो आगे का लेक्चर है उसको आगे अभी कंटिन्यू किया जाएगा। उसमें हम लोग देखेंगे इनकी सामाजिक स्थिति कैसी थी, देवता कौन कौन से पाए जाते थे, किसकी पूजा किया करते थे, इत्यादि बातों का हम लोग अगले लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।